हेलो। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रकर्म। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विषमपोषी जीव अपनी उत्तर जीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। किस पर? तो हरे स्वपोषी पौधों पर आश्रित रहते हैं। विषमपोषी और जीव और स्वपोषी जीव दो तरह के जीव होते हैं। स्वपोषी जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। विषमपोषी होते हैं जो हरे स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं। तो अगला देखते हैं। अगला है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है सूर्य के प्रकाश पर, प्रकाश संश्लेषण पर, कार्बन डाइऑक्साइड के संद्रण पर, वायु के वेग पर। तो ये है रंध्रों का खुलना, ठीक ना। मतलब स्टोमाटा का क्लोज्ड होना और ओपन होना, ये फोटोसिंथेसिस बोले तो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यस्थ उत्पाद है सैट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, स्टार्च और ग्लूकोज। तो ये है मैलिक अम्ल, ठीक ना। मैलिक अम्ल मध्यस्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं मरुस्थलीय पौधों में। तो ये मैलिक अम्ल पाया जाता है एप्पल में। आप लोग ध्यान रखिए कि ये मैलिक अम्ल पाया जाता है एप्पल में, ठीक। कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग जानते हैं लेमन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लेमन में बोलिए साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। ओके। और विनेगार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब एक्सटर्नल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण प्रकरण में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदला जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ध्यान रखिए, ठीक ना। फोटोसिंथेसिस से जो रेडिएंट एनर्जी होता है कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ओके। देखते हैं नेक्स्ट। त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। तो त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं ये मेढक और सरीसृपों में। तो सेकंड और थर्ड दोनों। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अच्छा, मनुष्य में 4 कोष्ठीय पाए जाते हैं, ठीक ना। 4 चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट का 4 चैम्बर पाया जाता है मनुष्य में, मेढक में 3 और ये रेप्टाइल्स में 3। ओके। अगला है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट ऑफ फिश। फिश में नंबर ऑफ चैम्बर होता है 2। कितना होता है? 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं वाष्प उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, पतझड़ द्वारा। तो ये है वाष्प उत्सर्जन द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा। अतिरिक्त पानी है तो उसको क्या करता है? ट्रांसपायरेशन, मतलब वाष्प उत्सर्जित कर देता है। ओके। अगला है, मनुष्य में वृक्क
एक तंत्र भाग है, वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य का वृक्क एक्सक्रेशन से संबंधित है, किससे? उत्सर्जन से, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कोशिकीय बाह्य तरल, कोशिकीय बाह्य तरल किसे कहते हैं? तो लसिका को। किसको कहते हैं? लसिका को। ध्यान रखिए। फ्लोएम, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। ध्यान रखिए, सुक्रोज के रूप में। अगला है क्वेश्चन, भूमिगत तनों और अंकुरणशील बीजों में भोजन के परिवहन की दिशा होती है नीचे से ऊपर, ठीक ना, अपवार्ड। ध्यान रखिए, भूमिगत तनों और अंकुरित बीजों में भोजन का परिवहन होता है अपवार्ड। किधर होता है? अपवार्ड। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के संवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, ठीक ना। जाइलम जो होता है, जाइलम, ठीक ना, ये वाटर के लिए होता है। ओके, वाटर के लिए। फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है ये होता है फूड के लिए। तो आप लोग याद रखिए, जाइलम होता है वाटर के लिए और फ्लोएम होता है फूड के लिए। इसमें भी ओ है, ओ है, तो ध्यान रहेगा, याद करने का जुगाड़। अगला देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वपोषी, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, सभी, ठीक ना। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सभी उत्तरदायी होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। कोशिका द्रव में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में, तो साइटोप्लाज्म में, ठीक ना। कोशिका द्रव में ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो CO2 से। ध्यान रखिए, CO2 से बाहर निकलता है। अगला देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में, तो क्लोरोफिल में, ठीक ना। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट, ग्लूकोज के एक अणु में संपूर्ण ऑक्सीजन के बनने वाले ATP अणुओं की संख्या होती है 38। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। वाक यंत्र पाया जाता है, वाक यंत्र पाया जाता है नेक में, बोले तो गले में, वाक यंत्र पाया जाता है गले में। देखते हैं नेक्स्ट। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है।
रक्त का थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु, ठीक ना। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जीवित कोशिकाओं से बने पादप ऊतक है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। और फ्लोएम में हम लोग जानते हैं ये किसका संवहन करता है? तो फूड का। ओ है तो समझ जाइए फूड का। और जाइलम किसका करता है? तो वाटर का। किसका? वाटर का, ठीक ना। वाटर और मिनरल का। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है वे सभी प्रकरण जो निम्नलिखित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑल द प्रोसेसेस that maintain the body of an organism collectively are called as लाइफ प्रोसेस। क्या कहलाता है? जैव प्रकर्म। क्या कहलाता है? जैव प्रकर्म। क्या कहलाता है? जैव प्रकर्म। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। पौधों में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम कहते हैं। ओके, पौधों में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं एंजाइम। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन ऐसे प्रकर्म है जो शरीर का अनुरक्षण करते हैं। इन्हें कहते हैं जैव प्रकर्म। क्या कहते हैं? जैव प्रकर्म, लाइफ प्रोसेस, ठीक ना। जैव प्रकर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जंतुओं के शरीरों में अतिरिक्त ग्लूकोज को डैश में बदलकर संचित कर लिया जाता है। तो ग्लाइकोजेन में। किसमें? ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन में बदलकर संरक्षित किया जाता है। समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है उपापचय। उपापचय। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अमरवेल एक डैश पादप है। अमरवेल एक परजीवी पादप है, ठीक ना, जो दूसरों पर निर्भर करे उसे परजीवी कहते हैं। अगला ट्रिप्सन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम डैश में पाए जाते हैं। तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, अग्नाशय में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय में। ओके, नेक्स्ट। अगला है ऑक्सीजन की कमी में ऊतकों में ग्लूकोज के निम्नीकरण से डैश अम्ल बनता है। तो लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल बनता है। ओके, और लैक्टिक अम्ल के बारे में जानते हैं कि ये किस में पाया जाता है? ये मिल्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मिल्क में। देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। मानव हृदय के दाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच डैश होता है? त्रिकपाट होता है। त्रिकपाट। क्या होता है? त्रिकपाट। देखते हैं नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10। आराम के समय किसी व्यक्ति के हृदय के धड़कने की गति डैश बार प्रति मिनट होती है, तो 70 कितनी होती है? 70। देखते हैं नेक्स्ट। स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में डैक्स नहीं पाए जाते हैं, तो केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? केंद्रक, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। डैश विहीन प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ओके। मानव के शरीर में हार्मोन डैश ग्रंथियों में बनते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं। किस में बनते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि में। अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नालिकाएं होती है। 10 लाख वृक्क नालिकाएं होती है। Each kidney has about 10 lakhs नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन होते हैं किडनी में? 10 लाख। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डैश उत्सर्जन तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक ना? नेफ्रॉन को हम लोग उत्सर्जन तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है वृकाणु। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जो भी अप टू डेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।